अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फाइल ऑर्गेनाइजेशंस या स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की टाइप्स। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि 3 टाइप्स हैं फाइल्स की। एक सीक्वेंशियल फाइल, दूसरी डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स, तीसरी इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल्स। सीक्वेंशियल फाइल्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीक्वेंशियल लफ्ज़ सीक्वेंस से निकला है। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। तो सीक्वेंशियल फाइल, अब दूसरी बात यह कि हम इसको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि स्टोरेज का हमने बताया था कि मेमोरी के अंदर किस तरह से फाइल स्टोर होंगी, किस तरतीब में फाइल्स स्टोर होंगी। तो सीक्वेंशियल फाइल्स इसमें यह है कि एक सीक्वेंस में फाइल्स का डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब एक तरतीब में, जिस तरतीब में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसी तरतीब में रिकॉर्ड एक ही जगह के ऊपर मेमोरी के अंदर उसी तरतीब से स्टोर होते जाएंगे। जिस तरह से अगर हम वैसे मैनुअल कोई अगर डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, तो उसके अगर हम बात करें तो फ़र्ज़ करो एक पहला रिकॉर्ड आया, उसको हमने नीचे रखा, फिर दूसरा रिकॉर्ड आया उसके ऊपर उसको रख दिया, फिर तीसरा आया उसके ऊपर उसको रख दिया। इस तरह से एक सीक्वेंस बनता जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर्स के अंदर जब जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं फाइल्स के अंदर, तो उसी तरतीब से मेमोरी के अंदर वो रिकॉर्ड प्लेस किए जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल फाइल का तरीकाकार है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि जब आपने डाटा स्टोर करना होता है, रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, तो सबसे पहले आपको एंड पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको एंड पे पहुंचना पड़ेगा और फिर एंड पे जाके उस डाटा को अपेंड करेंगे, उस डाटा को स्टोर कर देंगे। ठीक है, आगे फिर इसको एक्सेस करना है। डाटा स्टोर हो गया, किस तरह से किया, तरतीब के साथ किया, पहले किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसी तरह से अगर 10 रिकॉर्ड पहले से, अब 11वां रिकॉर्ड आ गया है, तो हम पहले से शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 तक जाएंगे। वहाँ तक रिकॉर्ड पड़े हुए, 11वें नंबर पर जाके नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें एक तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है फाइल डाटा स्टोर करने में। फिर इसको एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस भी सिक्वेंशली होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर वाला रिकॉर्ड होगा, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें फिर एक ये भी मसला बन जाता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करो आपके पास 2000 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और आपने 1090 रिकॉर्ड जो है उसको रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, उसको लेना है, तो पहले 1099 रिकॉर्ड जो हैं वो आपको ट्रेस करके, वो आपको स्किप करके वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इनका एक फ़ायदा भी है। ज़ाहिर है हर चीज़ का अगर किसी का कोई नुकसान है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये फाइल्स पोर्टेबल ज़्यादा होती हैं, इनमें डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम जो है वो इन फाइल्स को के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है, इस फाइल्स को रीड करने का जो तरीक़ाकार है वो ईजी है। ठीक है, आगे दूसरा इसका फ़ायदा ये कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी एफिशिएंट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर एक्सेस सीक्वेंसली। अगर आपने सीक्वेंस में तरतीब से ही रिकॉर्ड्स, फ़र्ज़ करो 1000 रिकॉर्ड है या 2000 रिकॉर्ड है और सारे रिकॉर्ड्स आप चाहते सीक्वेंशली यानी एक तरतीब से उनको सब कुछ एक्सेस करना है, तो उस केस में भी ये एफिशिएंट है, ये सीक्वेंशनल फाइल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ड्रॉबैक यही है कि अगर आपने रैंडमली, ठीक है ना, रैंडमली कोई डाटा एक्सेस करना हो या आपने जब डाटा स्टोर करना होता है एंड पे, तो इस केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। अदरवाइज़ ये अगर आपने सारे रिकॉर्ड ही एक्सेस करने हैं सीक्वेंसली, तो उस केस में ये एफिशिएंट है।
नेक्स्ट है डायरेक्ट और रैंडम फाइल। डायरेक्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है उसमें किसी तरतीब को मलूज़ खातर नहीं रखा जाता। आपने जो रिकॉर्ड लेना है उस रिकॉर्ड को आप डायरेक्टली जाके उठा लेते हैं, उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। उस रिकॉर्ड को उस रिकॉर्ड को किस तरह से एक्सेस करना है, उसके रिकॉर्ड ज़ाहिर है जो भी चीज़ मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है उसका कोई ना कोई मेमोरी में एड्रेस होता है। तो अब किसी रिकॉर्ड को अगर आपने एक्सेस करना है तो मेमोरी के अंदर आपके पास उसका एड्रेस होना चाहिए। आप उस एड्रेस के ऊपर जाते हैं और उस एड्रेस के ऊपर जो रिकॉर्ड पड़ा होता है उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट वे है। ठीक है, तो लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आपने रिकॉर्ड लिया और बस अन्यवाय जिसे कहते हैं वो फेंक दिया मेमोरी के अंदर। नहीं, आप इस फाइल का जितने भी रिकॉर्ड हैं हर रिकॉर्ड को एक कैलकुलेटेड एड्रेस के ऊपर स्टोर करते हैं। कैलकुलेटेड एड्रेस के ऊपर आप स्टोर करते हैं और फिर जब उस रिकॉर्ड को आपने एक्सेस करना होता है तो उसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं एड्रेस कि ये वाला रिकॉर्ड तो उस एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से वो रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एफिशिएंट भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक एक तो ये है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है एड्रेसेस की। ठीक है, एड्रेसेस को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जिस तरह से आप रैंडम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो हो सकता है कि आपने एक रिकॉर्ड एक जगह पे रखा, फिर दूसरा दूसरी जगह पे रखा, दूसरे एड्रेस पे, और उनके बीच कुछ मेमोरी जो है वो फ्री रह जाए। इसको मेमोरी फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। तो ये इस तरह के इशू जो है वो मेमोरीज के आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंडेक्स्ड सीक्वेंशनल फाइल्स। ये दोनों का की एक हाइब्रिड फॉर्म है। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट या इंडेक्स्ड और सीक्वेंशनल दोनों फाइल्स की एक हाइब्रिड फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि आप जो एड्रेसेस हैं वो कैलकुलेट नहीं करने की बजाय आप एक सीक्वेंशनल फाइल बनाते हैं। उस सीक्वेंशनल फाइल के अंदर उसके एड्रेसेस मेमोरी के अंदर वो सीक्वेंस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और वो जो ओरिजिनल डाटा है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है, वो मेमोरी के अंदर रैंडमली रख देते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से काम करता है। इसमें आपको प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती जा रहा है, तो इसलिए रैंडम फाइल से ये ज़्यादा फास्ट है। उसमें कैलकुलेशन आपको रिकॉर्ड्स की बाकायदा करनी पड़ती है। यहाँ पे आप वो रिकॉर्ड एक अलग जो है वो सीक्वेंशनल फाइल के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसका ये है कि चूँकि आप इसमें की पॉइंटर या की वैल्यू पेयर में आप दो फाइलें आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि एक ही फाइल को मेंटेन करने के लिए मेमोरी के अंदर आप दो फाइलें रख रहे हैं, एक इंडेक्स्ड और एक सीक्वेंशनल। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है वो स्पेस का मसला होता है कि स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है मेमोरी के अंदर। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन है फाइल्स के मतलब, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उससे मतलब यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेसेस। तो फाइल्स सिस्टम जो है वो इतना ही पुराना आप समझ लें। पहले तो मैनुअल फाइल तो ज़ाहिर है बहुत ही पुरानी है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी फाइल सिस्टम डाटा को मेंटेन करने के लिए काफ़ी देर तक इस्तेमाल होता रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने देखा कि इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है। तो फिर ग्रेजुअली जो है वो लोगों ने इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाने की तरफ जो है वो इक़दाम उठाने शुरू किए। तो डेटाबेस का कंसेप्ट फिर जो है वो हमारे सामने आया। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस भी दरअसल फाइल्स ही आप इसको कह सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ही हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से हट के कोई चीज़ है। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जिस तरह से हमने स्टडी किया है ये उससे मुख्तलिफ एक फ़ाइल सिस्टम ही आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये फ़ाइल सिस्टम की तरह नहीं है। ठीक है, तो डेटाबेस की अगर डेफिनेशन देखें तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। ठीक है, अब फाइल्स के अंदर भी डाटा स्टोर हम करते हैं, रिलेटेड डाटा ही, रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आ गई हैं
कि लॉजिकली रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर, कि एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट तरीके से जो डाटा रिलेटेड डाटा हम स्टोर कर रहे हैं उसकी कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट मींस स्टोर्ड डाटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी इजीली एंड क्विकली, कि जो भी डाटा आपने स्टोर किया है एक तो वो आप आसानी से उसको एक्सेस कर सके, दूसरा ये कि क्विकली कर सके, स्पीड भी ज़्यादा हो और ईज भी हो। ठीक, यानी कि आसानी भी हो और तेज़ी भी हो, इसका मतलब है एफिशिएंट। फिर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स दैट स्टोर्ड डाटा टेक्स अप एज लिटल स्पेस एज पॉसिबल, कि जो स्टोर डाटा है उसको इस तरह से इस फॉर्म में स्टोर करना है मेमोरी के अंदर कि वो कम से कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करे। ठीक है, इसका मतलब है कॉम्पैक्ट। तो ये डाटाबेस दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि ईज़ ऑफ एक्सेस एंड स्पीड ऑफ एक्सेस, और दूसरी चीज़ लिटल स्पेस। तो आगे फिर इसका मतलब डाटाबेस के मतलब दो चार बातें उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डाटाबेस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डाटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सो दैट अ प्रोग्राम कैन कंसल्ट इट टू आंसर क्वेरीज। ठीक है, यानी कि इस तरह से डाटा स्टोर है स्ट्रक्चर्ड वे में कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो उसमें से क्यूरीज कर सके, उसमें से डाटा जो है वो निकाल सके। ठीक है, दूसरा ये है कि जितना भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब जितना भी डाटा होता है, रिलेटेड डाटा होता है, वो डाटाबेस उसको एक दूसरे के साथ लिंक करने की जो है वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, डाटाबेस के बाद एक और टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी जिसको हम DBMS कहते हैं। DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो डाटाबेस अलग चीज़ है और DBMS अलग चीज़ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो DBMS क्या है? DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है विच यूज, जो इस्तेमाल होता है टू क्रिएट करने के लिए, एक्सेस, उसको एक्सेस करने के लिए, एंड मैनिपुलेट द डाटाबेस। यानी कि DBMS एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, जो कि डेटाबेस बनाने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए या उसके ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये DBMS का काम है, यानी कि ये कंट्रोलर है डेटाबेस का, ये डेटाबेस को मैनेज कर रहा था, उसका मैनेजर है। इट कंट्रोल्स ऑल द वर्किंग ऑफ डेटाबेस, ये डेटाबेस की सारी वर्किंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम डेटाबेस की कोई हमने मिसाल लेनी हो तो इसमें हम देख सकते हैं कि किसी बैंक का सिस्टम अगर आप देखें तो बैंक के अंदर अगर उन्होंने किस तरह जो सिस्टम बनाया होता है उसके अंदर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस के अंदर होती है, उसको आप फाइल भी कह सकते हैं, उसको आप टेबल भी कह सकते हैं। टेबल का कंसेप्ट फ़िलहाल पहले मैं बता रहा हूँ लेकिन ये नेक्स्ट आएगा, चलो हम उस वक्त इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो बैंक के अंदर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन एक फ़ाइल के अंदर, अकाउंट की इंफॉर्मेशन दूसरी फ़ाइल के अंदर, फिर ट्रांजैक्शन डिटेल का उसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, फिर उसने अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसकी भी जो है वो मैनेजमेंट के लिए एक अलग फ़ाइल होती है। तो इन सारे फाइल्स को कलेक्टिवली इकट्ठा करके हम एक डेटाबेस बना देते हैं। फिर डेटाबेस फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आप नई फाइल जो है वो इजीली ऐड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, न्यू रिकॉर्ड आप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर, आप पहले से जो डाटा मौजूद है उसको रिट्रीव कर सकते हैं यानी फेच कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आप फाइल को, फाइल के अंदर से कोई भी डाटा जो है वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद एक फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस ऑब्जेक्टिव, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपने ये वाली सारी चीज़ें कम से कम 1-2 दफ़ा ज़रूर पढ़ लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसको रिवाइज़ कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछा जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।